पत्र पत्रिकाओं में सर के लेख प्रकाशित होते रहे हैं। तो ज़्यादा, क्योंकि समय हमारे पास कम है और सत्र हमारे पास ज़्यादा है, तो मैं सर को बहुत सम्मान के साथ बहुत शुक्रिया। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित बहुत बड़े बड़े विद्वान, कवि, शोधार्थी, विद्यार्थी, आज की तारीख, जब मैं आज की तारीख कह रहा हूं तो उसको समझना है राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में महाश्वेता देवी पर 3 दिनों का कार्यक्रम करना चुनौतीपूर्ण नहीं, बल्कि अंगारे पर खाली पैर चलने के साथ। और यह मैं कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन और विकास केंद्र और बांग्ला विभाग और संयोजक आशीष जी को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अंगारे पर चलने का काम किया है। वो इसलिए, थोड़ी बात हम इस पर करेंगे कि अभी अभी जो भारत सरकार का हुक्म एक आया है कि 26 तक हिंदुस्तान को नक्सल फ्री हिंदुस्तान बनाना है। ये आपको बता दें कि त्रिपाठी जी ने मुझे कहा था कि नक्सल और महाश्वेता देवी और लीली रे को जोड़ करके बोलना है। तो इस पर जोड़ करके बोलना है तो कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंगारे पर चलने के समान है। तो भारत सरकार ने 26 तक देश को नक्सल फ्री इंडिया बनाने का आह्वान किया है और इत्तफाकन 26 जो है महाश्वेता देवी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ साजिशतन है, ये इत्तफाक है। और एक तरफ नक्सल फ्री इंडिया की बात है और दूसरे तरफ महाश्वेता देवी की रचना का अधिकांश हिस्सा उस नक्सल आंदोलन और नक्सल राजनीति को एक संवेदनशीलता के साथ, एक उसके पूरी जटिलता के साथ, उसके राजनीतिक सामाजिक संदर्भों के साथ देखने की कोशिश करती है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि जब नक्सल फ्री इंडिया की बात होती है तो वो उनका मकसद बहुत कोई वो दांतेवाड़ा और गुरिल्ला युद्ध से नहीं, उनका मतलब है, नक्सल फ्री इंडिया कहने का मतलब है कि असहमति मुक्त भारत, डिसेंट फ्री इंडिया, ये मकसद। और इस मकसद की पूर्ति कैसे होती है तो उनको कभी विश्वविद्यालय नक्सल का गढ़ लगने लगता है, कभी किसान नक्सल लगने लगते हैं, कभी पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनवा नक्सल लगने लगता है। तो ये डिसेंट फ्री की बात है। तो इस डिसेंट फ्री के बाद जहां चर्चा चल रही हो वहां इस तरह की बात करना, और क्यों है, मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूं। सन 2016 जो महाश्वेता देवी का देहांत का वर्ष है और उसी 2016 के जुलाई में वो गुजरती हैं और सितंबर महीना में दिल्ली के बिल्कुल पास हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में उनको श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम होता है। संयोग से 2 साल का दाना पानी उस विश्वविद्यालय का खाया हुआ है। 2011 से 2013 में वहां पढ़ाता था, तो थोड़ा सा वहां का जिक्र करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। और उस 27 सितंबर 2016 को अंग्रेजी विभाग ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका नाटक द्रौपदी का मंचन किया और बहुत सराहा गया उस नाटक को। लेकिन दूसरे ही दिन वो जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ में स्थित है, दूसरे दिन महेंद्रगढ़ नारों और जुलूसों और क्या क्या में तब्दील हो गया और कहा जाने लगा कि भारतीय फौजियों को अपमानित किया गया है इस नाटक में। इसलिए जो अंग्रेजी विभाग के संयोजक श्रेष्ठ सता, एक यंग लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर और मनोज कुमार पर देशद्रोह का केस चले और विश्वविद्यालय को कटघरे में खड़ा किया गया। वीसी से लेकर के श्रेष्ठ सता तक के पुतले जलाए गए। इतना प्रॉब्लम हुआ
कि मत पूछिए। अंत में विश्वविद्यालय ने घुटने टेक, और ये लोग बचे इसलिए कि देश और दुनिया के 50 बड़े विद्वानों ने इनके पक्ष में, श्रेष्ठता और मनोज के पक्ष में वीसी को पत्र लिखा, और वो खुला पत्र लिखा, वो ऑनलाइन उपलब्ध है। उसमें आपको गायत्री एसपी वाघ, उसके बाद रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, आनंद तेल तुमड़े, न जाने कितने भी इस तरह के एक प्रगतिशील सोच के हैं दुनिया भर के, उन लोगों ने लिखा। तो स्क्रॉल तो वो जमाना था जिस समय वो जल रहा था, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था, मैं एक एक घटना में सुन रहा था। तो वो एक चीज थी, जब विश्वविद्यालय का इतिहास आज की तारीख में एक सुदीर्घ विलाप का इतिहास लगने लगता है, वो घटना एक जो है वो व्यक्तिगत साहसिकता और सामूहिक विफलता का की घटना लगी, क्योंकि विश्वविद्यालय ने घुटने टेक दिए। हमारे हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वा जी ने स्क्रॉल में लिखा, और उम्मीद के साथ लिखा कि जब तक हमारे विश्वविद्यालय में श्रेष्ठता जैसे शिक्षक हैं, तब तक विश्वविद्यालय अपने घोर नाकामियों के बाद भी बचा रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक यह विश्वविद्यालय है, और जब तक ये दोनों केंद्र हैं, और जब तक आशीष त्रिपाठी जी हैं, विश्वविद्यालय बहस विमर्श और असहमति का साहस और सहमति के विवेक की जगह जो है विश्वविद्यालय बना रहे हैं। ये एक मुझे लगता है। तो मैं ज्यादा जो है आपको इस पर नहीं बोलूंगा, किताब वगैरह पे थोड़ा सा केवल संकेत में करना चाहूंगा कि देखिए एक तो सरकार कैसे काम करती है। कोई भी सत्ता हो, वो इस तरह के विद्रोही तेवर के संस्थाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन महाश्वेता देवी, जिन्होंने पूरे नक्सल आंदोलन को बहुत संवेदनशीलता से देखने की कोशिश की, और क्योंकि उनकी रचनाएं क्या करती हैं, हम देखें कि देश में सबसे जो सुदीर्घ आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे व्यापक आंदोलन है, उन आंदोलनों में एक नक्सल आंदोलन है। 2005 में फ्रंटियर पत्रिका, या आप मोहन राम जी की माओइज्म इन इंडिया पढ़ें, या स्प्लिट विद इन स्प्लिट पढ़ें, उसमें उसकी व्यापकता, मतलब एक नक्सलवादी गांव, छोटा सा गांव से शुरू हुआ आंदोलन देश के 15 राज्यों और 170 जिलों में फैल गया। और अगर जनसंख्या के आधार पर लें तो वो देश का 10वां हिस्सा, और अगर क्षेत्रफल के आधार पर लें तो वो 4थाई हिस्सा इस आंदोलन में लगा हुआ था। मतलब इस आंदोलन से प्रभावित वो क्षेत्र था। तो ऐसे ही नहीं था। तो जिस दौर में वो नक्सल पूरा फैल रहा था, उस दौर में महाश्वेता देवी लिख रही थी, और उसी दौर में जिस सरकार की वो घोर आलोचना कर रही थी, उसी सरकार ने उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी दिया, उसी सरकार ने उन्हें 1986 में पद्मश्री दिया, और उन्हीं सरकार ने 1996 में उन्हें ज्ञानपीठ दिया। श्रेष्ठता ने कहा कि आप मैं माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि आप पहले उनका ज्ञानपीठ वापस कीजिए। भारत सरकार ने जो ज्ञानपीठ दिया है, वो नाटक अगर मैं करूंगी, और एक दूसरी सरकार है जो उसके नाटक से बेचे, ये एक फर्क देखने की चीज है। और महाश्वेता देवी के अगर आप लगभग रचनाओं में नक्सल मूवमेंट की बात है, 3 रचनाएं उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और वो एक रचना तो प्रसिद्ध हो गई, जो पर गोविंद रानी ने फिल्म बना ली 1084 की मां पर, लेकिन मास्टर साहब और अग्निगर्भ, जिसमें द्रौपदी और जल वगैरह कहानियां हैं, इसमें महाश्वेता देवी कहती हैं कि हम लोग विजेताओं का इतिहास लिखता है, हम पराजितों का इतिहास लिखते हैं। और उस पराजितों का इतिहास जो है, उनको मालूम है कि हम कभी नहीं जीतेंगे। 4 पंक्ति है महाश्वेता देवी की, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो मास्टर साहब की भूमिका में वो लिखती है कि इस इतिहास को मैं जनवृत्त के साथ खड़ी होकर ही देखती रही हूँ। राजवृत्त के इतिहास के लेखक ऐतिहासिक होते हैं। मैं उन लोगों को ढूंढती रहती हूँ जिनका कोई नाम नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, जो शोषण के चक्के में पिसते पिसते एक दिन विद्रोह का शंख फूंक देते हैं। कभी कभी वे अपनी लड़ाई जीत नहीं पाते हैं और मर भी जाते हैं,
उनकी समाधि पर या श्मशान में कोई स्मृति स्तंभ या फलक नहीं लगा देता, लेकिन भारत के इतिहास में मैंने बार बार होने वाली इस पराजय को विजय से कहीं महान पाया है। तो महाश्वेता देवी के उपन्यास ऐसे ही समाधि स्तंभहीन और फलकहीन समाधियों का इतिहास है, उसी का जो है वो उपन्यास है। और मास्टर साहब में जो आदिवासी और दलित लड़कियां हैं वो कैसे जर खरीद होती हैं, और जब सामान जब चाहे वो घर से उठा ले, उसमें एक साधारण सा मास्टर, एक स्कूल का मास्टर वो सब देखता है और एक दिन हथियार वो उठा लेता है। 4 पुरखिनें, एक तो कौशल्या देवी, दूसरी सुजाता है, तीसरी लीली रे है और चौथी महाश्वेता है। कौशल्या है कॉमरेड चंद्रशेखर, स्वर्गीय चंद्रशेखर छात्र नेता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी मां। यह इत्तेफाक नहीं है कि 80 के दशक में लिखा गया उपन्यास 1084 की मां 1998 में गोविंद निहलानी उस पर फिल्म बनाती है। 97 में चंदू जी की हत्या होती है और कौशल्या देवी अद्भुत रूप से उठ खड़ी होती हैं उस बेटे की हत्या के एकमात्र पुत्र। और जब बिहार सरकार अच्छी खासी रकम देती है वो सरकार उनके हत्या के बाद, तो बहुत गरीबी के बावजूद, आशुतोष यहाँ बैठे हैं उनसे ज्यादा कौन जानेगा, बहुत गरीबी के बावजूद वो पैसा नहीं लेती है और पूरे आंदोलन में कौशल्या देवी शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं गोविंद निहलानी को ये बात लगी होगी, तभी उन्होंने 1998 में ये फिल्म बनाई। और जहां तक मुझे शायद है कि डेडिकेट भी चंदू जी को उन्होंने किया था। एक लीली रे है जिनका बहुत बेहतरीन उपन्यास है नक्सल मूवमेंट पर ही, और मेरा मानना है कि कहीं से भी 1084 की मां से थोड़ा भी कमजोर नहीं। वो पूर्णिया बहुत पढ़ी लिखी लीली रे थी, मतलब मैथिली की सबसे बड़ी लेखिका अगर आज की तारीख में है। और उनका बेटा रवि रे वो पूरे नक्सल मूवमेंट एक्टिव नक्सल मूवमेंट में थे वो। तो लीली रे का देखा हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रति की मां है सुजाता, जो 1084 की मां, वो लीली रे। तो गोविंद निहलानी के प्रति की मां अगर कौशल्या देवी है, तो शायद 1084 की मां की जो लीली रे। तो 1084 की मां जो है वो 2 निर्वासनों की कथा है। एक निर्वासन है जो सुजाता है, जो प्रति की मां है, वो अपने सामंती परिवेश के परिवार से निर्वासित है, और एक प्रति है जो स्टेट से निर्वासित है। और उसकी हत्या के बाद उसकी मां उसको पहचानना शुरू करती है, क्योंकि उसको पहले उसको मालूम नहीं था उसकी मां को कि ये मेरा बेटा नक्सलाइट है। और जैसे जैसे वो अपने बेटे को समझना शुरू करती है, वैसे वैसे उसको अपने बेटे के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है। उसको लगता है कि जो समाज हजारों लाखों चीखों को नहीं सुन पाता है, जो समाज करोड़ों लोगों की भूख को नहीं देख पाता है, ऐसा समाज जो है वो सड़ा गला समाज है। और हमारा व्रती जो है ऐसे सड़े गले व्याधिग्रस्त समाज की मुक्ति के लिए लड़ रहा है। माँ बेटे को जन्म देती है, लेकिन इस उपन्यास में एक बेटा माँ को जन्म देता है और एक नए माँ का जन्म होता है, जो नक्सल मूवमेंट से जुड़ती है, एक जगह जाती है जहाँ जहाँ प्रति गया हुआ है। वो सोमू जिसकी हत्या होती है, उसका दोस्त है, उसकी माँ के पास जाती है। नंदिनी जो प्रति का जो प्रेमिका, उसके पास जाती है। और जैसे जैसे जाती है उसका प्रेम और उस आंदोलन के प्रति उसका झुकाव रुझान बढ़ता चला जाता है। ये 1084 की मां की लड़ाई है। तो 2 सामंतिक परिवेश में एक राज्य के प्रति और अग्निगर्भ तो अद्भुत है। अग्निगर्भ के 3 हिस्से हैं। एक अग्निगर्भ है, एक द्रौपदी है और तीसरा हिस्सा जल है। जिस जल की बात हो रही थी वो द्रौपदी माझिन क्यों हत्या करती है सुरजन साहू की और उसको बेटे की? 2 कारण बताया गया। निश्चित रूप से वो 2 कारण थे। हवा और पानी पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो जो बकली गांव है, जो बकली ऑपरेशन के नाम से जाना गया, उसमें आदिवासियों के, दलितों के लिए पानी नसीब नहीं।
गंदा पानी भी मुश्किल से वो लेते थे, जिसको छान करके वो पीते थे। और सृजन साहू की नजर दलितों और आदिवासी स्त्रियों पर थी। उसमें पंक्तियां आती हैं कि जब भी सृजन साहू मुझे देखता है, उसके मुंह से लार टपकने लगता है, मैं उसकी आंख खोलूं, और वो दोनों की वो जो है वो हत्या कर देती है। उसके बाद से जो टॉर्चर द्रौपदी का शुरू होता है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। मतलब एक जने नहीं बल्कि कई जने उसके साथ बलात्कार करते हैं। हिरासत में फौजियों के द्वारा, अधिकारियों के निर्देश पर वो बलात्कार होता है। और उस बलात्कार के बाद वो एक महाभारत की द्रौपदी और एक ये द्रौपदी, जिस द्रौपदी ने साड़ी के लिए कृष्ण की वंदना की थी, यहाँ द्रौपदी जो है जब वो बिल्कुल नग्न उस फौजी अधिकारी के पास जाने लगती है, तो उसे कपड़े दिए जाते हैं और वो कपड़े को दांत और हाथ से फाड़ फाड़ के फेंक देती है। और वो बोलती है कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं नग्न ही ठीक हूँ, क्योंकि तुम कोई लोग इसमें से पुरुष नहीं हो जिससे मुझे शर्म आए। और वो अद्भुत दृश्य जो वो हरियाणा का, मैंने उस समय अब तो यूट्यूब पर हटा दिया गया होगा, वो एकदम नग्न की तरह वो दृश्य दर्शाया गया था। सारे लोग वो खड़े हो गए थे और ताली देने लगे थे। वो खुशियों की ताली नहीं थी, वो बल्कि एक बलात्कृत, एक सामूहिक बलात्कृत स्त्री के बारे में था। तो द्रौपदी एक सिंबल, ये जो नक्सल आंदोलन और उसमें स्त्रियां किस प्रकार से नक्सल बन जाती हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो है वो उस समय में 70-80 के दशक में युवक युवतियां उस आंदोलन से प्रभावित हुए थे। अब एक बात मैं कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर आप नक्सल पर बहुत सारी किताबें अंग्रेजी हिंदी में लिखी गई होंगी, महाश्वेता देवी के उपन्यास को अगर समझना हो तो एक पत्रकार हैं जिनका नाम आप में से अधिकांश जानते होंगे, आशुतोष भारद्वाज की किताब है डेथ स्क्रिप्ट, हिंदी में भी अनुवाद हो गया है, मृत्यु कथा नक्सल देश के मरीचिका। उसको अगर कहीं भी उसमें नाम महाश्वेता देवी जी का नहीं है, लेकिन उस किताब के साथ अगर इन उपन्यासों को पढ़े तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। कोई भी स्टेट होता है वो तकरीबन नक्सल का विरोध किया, नक्सल से संगठन किया, लेकिन जो सरकार, वर्तमान सरकार नक्सल के नाम पर वो नक्सल, ये नक्सल, वो नक्सल, उनका जब गठजोड़ आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। 2008 में जब बस्तर में नक्सल मूवमेंट अपने उरोज पर था, मतलब इतना शक्तिशाली था कि पुलिस कांपती थी उस मूवमेंट में। उस समय के विधानसभा चुनाव में बस्तर में 12 सीट में से 11 वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे। 12 में से बस्तर में 11 विधानसभा की सीट मिल जाए, ऐसे ही नहीं, ये आशुतोष भारद्वाज ने नाम के साथ लिखा है। और उन्होंने, वो तो आशुतोष जी साल के साल वो नक्सलों के मूवमेंट में गए, फिर पुलिसों के साथ गए, वहां आदिवासियों के नक्सलाइट के बीच में रहे, जैसा उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। और वहां एक सबसे बहुत बड़ा एक घनघोर नक्सलाइट था कुरियम लिंगा। इस कुरियम लिंगा को एक भाजपा मंगल सिंह करके कुछ नाम था, बड़े नेता थे वहां। उसकी हत्या में उनको जेल हुआ और उन्होंने वहां जब उनको अरेस्ट किया गया तो वहां हुए बस्तर के पुलिस कप्तान नरेंद्र खरे और सीआरपीएफ के अधिकारी और मीडिया और वहां के लोगों के सामने में उन्होंने बताया कि कैसे हम इनको मदद करते हैं। इसके अलावा ये जून 2020 में दांतेवाड़ा के भाजपा उपाध्यक्ष जगत कुमारी माओवादियों की मदद करने और ट्रैक्टर समेत विभिन्न सामग्री पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। आप उन चीजों को देखेंगे। अब ये क्यों किया था? एक बहुत आदिवासी का नेता, बहुत बड़ा नेता था, जो पहले तो कम्युनिस्ट थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, जिनका नाम था महेंद्र कर्मा। और महेंद्र कर्मा की तूती बोलती थी और जिसकी हम लोग सारी आलोचना करते थे, सलवा जुलूम
उस सलवा जुलूम का सेनापति था महेंद्र कर्मा, और उस महेंद्र कर्मा की तूती बोलती थी। उस महेंद्र कर्मा को साइज करने के लिए इस सरकार ने नक्सलवादियों के साथ समझौता किया। ये चीजें छिपी लोगों के आम पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए हम लोग समझते करे वो तो बहुत नक्सल विरोधी है। कोई नक्सल विरोधी नहीं होता है, जब समय मिलता है तो सब सांठगांठ कर लेते हैं। और उस महेंद्र कर्मा, आपको आश्चर्य लगेगा कि महेंद्र कर्मा के परिवार में उनके 4 बेटे विधानसभा में थे। वो फिर जब हत्या हुई उनकी, उसकी पत्नी उनकी विधायक बनी, और महेंद्र कर्मा ने कितने नक्सलियों को मारा उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन नक्सलियों ने भी महेंद्र कर्मा के परिवार कुटुंब 95 लोगों, महेंद्र कर्मा के परिवार के कुटुंब के कोई मौसा फूफा मामा बस कर्मा नाम लगा हुआ हो उनके टारगेट में होते थे, और 95 लोगों को मारा। उस महेंद्र कर्मा को आदिवासी नक्सलाइट ने जब घेर के मारा था, उसके कुछ दिन पहले 8 आदिवासियों, निर्दोष आदिवासियों की हत्या हुई थी उनके द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो महेंद्र कर्मा, जो अगर देश में कोई सबसे बड़ा नक्सलाइट संहारक के रूप में जाना जाता है, उस महेंद्र कर्मा ने अपनी हत्या मृत्यु के कुछ दिन पहले क्या कहा था, जो सीधे सरोकार हमारे महाश्वेता देवी से जुड़ता है, जो पूरा फोकस महाश्वेता देवी के नक्सल मूवमेंट का है, वो है, उन्होंने कहा कि माओवादी फैलते हैं तो फैलने दो, लेकिन पुलिस की गोली से एक भी आदमी की मौत नहीं होनी चाहिए। ये वो व्यक्ति कहा था जो सबसे नक्सल के विरोध में नक्सल संहारक के रूप में जाना जाता था। अंत में उसे एहसास हुआ इस नक्सल के नाम पर जो है आम आदिवासी मारे जा रहे हैं। और अगर आप महाश्वेता देवी की रचनाओं को देखें तो महाश्वेता देवी एज सच इस हिंसक नक्सल का समर्थन नहीं करती हैं, वो इस बात का समर्थन करती हैं कि कम से कम तुम यहाँ खड़े होकर के देखते हो, कम से कम वहां उनके साथ खड़े होकर के एक बार परिस्थितियों का मुआयना कर लो, एक बार देख लो, तो तुम्हें वो उतने दैत्य, उतना राक्षस, जितना दैत्यीकरण और जितना राक्षसीकरण नक्सल को किया गया, वे उतने नहीं लगेंगे। उनकी बातों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो, उनके जज्बे को समझो, वो अपने जान देने के लिए तैयार होते हैं। पढ़े लिखे घर के लोग उस चीज को समझो, और अगर कोई समाधान हो सकता है तो वो एक बातचीत का ही हो सकता है, एक प्रेम का ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि उनके नाम पर हम आम आदिवासियों, एक निर्दोष आदिवासियों की हत्या करें। इन सबके बावजूद एक सुखद बात यह है कि जब इस बात को कोई आप हास्य में मत लीजिएगा, बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि जब महाश्वेता देवी का निधन हुआ था तो हमारे माननीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि महाश्वेता देवी भारतीय साहित्य की अद्वितीय लेखिका और रुदाली और 1084वें की मां मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा किताब है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।